जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, मिथिकल टेलवर्स पे आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम करने जा रहे हैं ड्यून बुक की शुरुआत, जिसको लिखा है फ्रैंक हर्बर्ट ने, और मैं इस बुक के सभी चैप्टर को लाइन बाय एक्सप्लेन करूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ड्यून यूनिवर्स की शुरुआत में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनों ने ह्यूमन को टेक डाउन कर लिया था और उनको गुलाम बना लिया था, तब इंसानों और एआई मशीनों के बीच में युद्ध होता है, जिसे ड्यून बुक के अंदर बटलेरियन जिहाद के नाम से जाना जाता है। जैसे तैसे करके ह्यूमन इस पार को जीत जाते हैं और अब पूरे यूनिवर्स में एआई मशीनों पर रोक लगा दी, और इंसान अब एआई मशीनों के बिना रहना सीख गए थे, और इंसान अब ओल्ड अर्थ से पलायन करके दूसरे प्लेनेट पर रहने के लिए चले जाते हैं। और इस यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट है अराकिस, जिसे ड्यून नाम से जाना जाता है। ड्यून बुक की कहानी बटलेरियन जिहाद के लगभग 10,000 साल बाद की है, और वैसे इस बुक में कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए इसे चैप्टर के अंदर डिवाइड किया है, और हर चैप्टर की शुरुआत एक नोट्स के साथ होती है। अगर आप ड्यून यूनिवर्स को डिटेल से समझना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक की शुरुआत होती है प्रिंसेस इरुलान के नोट के साथ, जिसमें वो पॉल अट्रेडिस के बारे में बताती है। शुरुआत का समय बहुत नाजुक होता है, इसलिए शुरुआत में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। यह सभी बेने जेसिरेट सिस्टर जानती है। जब तुम मुअद्दिब के जीवन को समझना शुरू करो तो आप सबसे पहले उसे उस समय में रखो जहाँ उसका जन्म एम्परर सद्दाम फोर्थ के शासन के 57वें वर्ष में हुआ। और सबसे खास बात का ध्यान रखो कि आप मुअद्दिब को उसके स्थान पर भी रखो, प्लेनेट अराकिस। यह मत भूलो कि वह प्लेनेट कैलाडन पर पैदा हुआ है और अपने जीवन के पहले 15 साल वहीं बिताए हैं। फिर भी अराकिस, जिसे ड्यून के नाम से जाना जाता है, हमेशा के लिए उसका असली घर है। इस बुक की कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट कैलाडन से, जो हाउस अट्रेडिस का होम प्लेनेट है। लीटो अट्रेडिस, लेडी जेसिका और पॉल अट्रेडिस के प्लेनेट अराकिस पर जाने से एक सप्ताह पहले, जब सभी अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, तब एक बूढ़ी औरत पॉल की माँ जेसिका से मिलने आती है। कैसल कैलाडन, जो कि लीटो अट्रेडिस का घर है, वहाँ पर रात गर्म थी और पत्थरों का वह पुराना ढेर जो 26 पीढ़ियों से अट्रेडिस परिवार का घर था। मौसम के बदलाव से होने वाली ठंडक का एक अलग ही एहसास था। उस बूढ़ी औरत को पॉल के कमरे में आने दिया गया और उसे पॉल को पल भर के लिए देखने की अनुमति दी गई, जहां पर पॉल अपने बेड पर लेटा हुआ था। पॉल अपने दरवाजे पर एक महिला की परछाई देखता है। उसके उलझे हुए बाल, चेहरे के चारों ओर अंधेरा, गहने की तरह चमकती हुई आंखें, जो उसकी माँ से एक कदम आगे थी। क्या यह अपनी उम्र के हिसाब से छोटा नहीं है जेसिका? उस बूढ़ी औरत ने पूछा। तब जेसिका ने विनम्रता से उत्तर दिया, अट्रेडिस को देरी से बढ़ने के लिए जाना जाता है। तब बूढ़ी औरत कहती है, तो मैंने सुना है वह पहले से ही 15 साल का है और वह जाग रहा है और हमारी बातें सुन रहा है। लिटिल रास्कल। अपने कमरे में सो रहे पॉल ने अपनी आंखें खोली हुई थी। उस बूढ़ी औरत को देखता है। बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छी तरह से सो जाओ लिटिल रास्कल, कल तुम्हें मेरे गोम जब्बार से मिलने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगानी पड़ेगी। समय के बदलाव में, सभी उतार चढ़ाव में, वह बूढ़ी औरत सबसे अजीब चीज थी जो पॉल ने अपनी लाइफ में देखी थी। और जिस तरह से उसने जेसिका को एक आम नौकरानी की तरह बुलाया, जबकि वह एक बेने जेसिरेट लेडी, ड्यूक लेटू की पत्नी और ड्यूकल वारिस पॉल की माँ थी। पॉल यह सोचते हुए जागता रहा कि यह गोम जब्बार क्या है। क्या गोम जब्बार अराकिस की कोई ऐसी चीज है जिसे मुझे अराकिस पर जाने से पहले जानना चाहिए? पॉल ने उस बूढ़ी औरत के अजीब शब्द बोले, गोम जब्बार क्योजाक हैदराज। सीखने के लिए बहुत सी चीजें थी। क्या प्लेनेट अराकिस कैलाडन से इतनी अलग जगह होगी? पॉल को जिज्ञासा हुई। थुफिर हवत बताते हैं कि उनके दुश्मन हॉर्कनन 80 सालों से अराकिस पर राज कर रहे थे और चोम कंपनी के साथ मिलकर स्पाइस मेलेंग को माइन करते और अपने हाउस के लिए यूज करते, जिससे उनका हाउस और अमीर बनता जा रहा था। तो एम्परर को ये पसंद नहीं आया, तो ये स्पाइस प्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारी अब लीटो अट्रेडिस को दे दी। अब हाउस हार्कनन वहां से जा रहा था और अब उनकी जगह हाउस अट्रेडिस ने ले ली, जो ड्यूक लीटो के लिए विक्ट्री थी। फिर भी हवत ने कहा, ड्यूक लीटो के लिए अराकिस जाने पर हाउस अट्रेडिस को खतरा है, क्योंकि ड्यूक लीटो लेंसरार्ड के सभी ग्रेट हाउस में काफी पॉपुलर थे। लीटो अट्रेडिस की ये लोकप्रियता और तरक्की दूसरे हाउस के लिए जेलसी का कारण थी। पॉल एक अराकिन गुफा का सपना देखता है, जिसमें वो देखता है जलते हुए ग्लोब की डिम लाइट के चारों ओर कुछ शांत लोग घूम रहे थे। यह माहौल बहुत ही गंभीर लग रहा था। यह एक गिरजाघर की तरह लग रहा था। तब पॉल पानी की कुछ बूंदे गिरने की धीमी आवाज सुनता है। अब वह अपने सपने में था। तब पॉल जानता था कि वह जागने पर यह सपना उसको याद रहेगा। उसे हमेशा से वे सपने याद रहते थे जो भविष्यवाणियां थी। पॉल बिस्तर की गर्मी को महसूस करते हुए जागा, सोचते हुए कैसल कैलाडन पर पॉल का उसकी उम्र का कोई फ्रेंड नहीं था। डॉक्टर विलिंगटन यू
जो पॉल के टीचर थे, उन्होंने बताया था अराकिस पर सभी आजाद लोग रहते हैं जो किसी फ्यूडल सिस्टम के अंदर नहीं आते और वो किसी लॉर्ड या एम्परर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, इसलिए यह प्लेनेट और भी खतरनाक हो जाता है। इस ग्रह पर रेगिस्तान के किनारे रहने वाले लोगों को कमांड करने वाला कोई भी कैड या वसार नहीं था। द सैंड पीपल, जिन्हें फ्रेमन कहा गया था, उनको इंपीरियल रीगेट की किसी भी सेंसस में शामिल नहीं किया गया था। पॉल को जब भी कभी तनाव होता तो वह अपनी माँ से सीखी हुई एक खास तकनीक का अभ्यास करता, जिससे वह एक विशेष स्थिति में आ जाता और वो अपने माइंड, बॉडी और अपने चेतना को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। इसके लिए पॉल ने 3 गहरी सांसें ली और वह अपनी आंख बंद करके अपनी चेतना में डूब गया। और वह अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है, यह दिमाग को बेकाबू होने से रोकता है। इस लेसन में जानवर और इंसानों की चेतना में अंतर बताया गया है। जानवर सिर्फ अपने प्रेजेंट टाइम में जीता है। जानवर सिर्फ अपने खाने और अपने अस्तित्व के बारे में सोचता है। वह यह नहीं सोचता कि उसके कार्यों से किसी प्रजाति का अंत हो सकता है, जबकि इंसान अपने अस्तित्व से आगे भी देख सकता है। इंसान अपनी चेतना से अपने जीवन और अपने शरीर का संतुलन बनाए रख सकता है। जीवन में हर चीज अस्थायी है, लेकिन हमें अपनी चेतना का फ्लो बनाए रखना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाले बदलावों को समझ सके और उसमें एडजस्टमेंट कर सके। पॉल ने यह लेसन बार बार दोहराया। जब सुबह के सूरज की रोशनी खिड़की से पॉल के रूम में आने लगी और ये रोशनी पॉल की आंखों में पड़ने लगी, तो पॉल की बंद पलकों ने उसे महसूस किया। तब पॉल अपने ध्यान से बाहर आता है और महल में हलचल और भागदौड़ सुनता है। तब हॉल का दरवाजा खुलता है और पॉल की माँ जेसिका अंदर आती है। उसके सुनहरे कलर के बाल जो काले रिबन से बंधे हुए थे, उसका फेस अंडाकार था और उसका चेहरा इमोशनलेस था और उसकी ग्रीन आंखें पॉल को घूर रही थी। क्या तुम जाग रहे हो पॉल? तुम अच्छी तरह से सोए? जेसिका ने पूछा। तब पॉल कहता है हाँ। जेसिका ने पॉल को थोड़ा तनाव में देखा। इस तरह के तनाव को कोई भी इतनी आसानी से नहीं देख सकता था, लेकिन लेडी जेसिका एक माँ और बेने जेसिका होने के नाते उसको आसानी से देख सकती थी। जेसिका पॉल के लिए एक जैकेट लेके आती है जिस पर हाउस अट्रेडिस का हॉक क्रेस्ट वाला लोगो बना हुआ था और जेसिका बोलती है जल्दी करो पॉल और कपड़े पहनो, रेवरेंड मदर आपका वेट कर रही है। तब पॉल ने कहा मैंने एक बार उनका सपना देखा था। वह कौन है? तब जेसिका बताती है वह बेने जेसिका स्कूल में मेरी टीचर थी और अब वह एम्परर सद्दाम फोर्थ की ट्रुथ शेयर है और तुम्हें रेवरेंड मदर को अपने सपनों के बारे में बताना चाहिए। तब पॉल कहता है हाँ मैं बताऊंगा। क्या वह बूढ़ी औरत इसका कारण है जिसकी वजह से हमें अराकिस मिला है? तब लेडी जेसिका कहती है हमें अराकिस नहीं मिला है, रेवरेंड मदर को इंतजार नहीं करवाओ। तब पॉल खड़ा हो गया और बोला ये गोम जब्बार क्या है? तब लेडी जेसिका ने कहा तुम्हें जल्द ही गोम जब्बार के बारे में पता चल जाएगा। रेवरेंड मदर मेरे कमरे में इंतजार कर रही है, तुम जल्दी करो। रेवरेंड मदर हेलन मोयम चेयर पर बैठी थी, माँ और बेटे को आते हुए देख रही थी। उस रूम के दोनों ओर की खिड़कियों से नदी का घुमावदार मोड़ और अट्रेडिस परिवार के हरे भरे खेत नजर आ रहे थे, लेकिन रेवरेंड मदर ने इस व्यू को इग्नोर कर दिया। आज सुबह उन्हें अपनी उम्र का एहसास हो रहा था क्योंकि उसने लंबा स्पेस ट्रेवल किया था। उसने स्पेस ट्रेवलिंग और स्पेसिंग गिल्ड की सीक्रेट एक्टिविटी को ब्लेम किया क्योंकि स्पेसिंग गिल्ड अपनी सीक्रेट एक्टिविटी से सभी की जासूसी करता है। तो हेलन मोयम स्पेसिंग गिल्ड से बचते हुए प्लेनेट केलाडन पर पहुंची थी। एम्परर की पर्सनल ट्रुथ शेयर होने के बाद भी हेलन मोयम यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुंची थी। हेलन मोयम के लिए यहाँ पर एक बहुत जरूरी मिशन था जिसके लिए वो आई थी। हेलन मोयम ने सोचा जेसिका पर धिक्कार है, काश जेसिका हमारे लिए ब्रीडिंग इंडेक्स प्रोग्राम के तहत एक लड़की को जन्म देती जैसा कि उसे करने का आदेश दिया गया था। अब जेसिका और पॉल उस कमरे में आ जाते हैं और दोनों मोयम को एक प्रणाम करते हैं। जेसिका ने अपना बायां हाथ पॉल के कंधे पर रखा। जेसिका के डर के कारण दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और जैसे तैसे करके जेसिका ने अपने आप को संभाला। पॉल ने अपनी माँ के डर को महसूस किया और सोचा मेरी माँ को किस बात का डर है। मोयम ने पॉल को देखा, उसका चेहरा उसकी माँ जेसिका की तरह था। उसके बाल उसके पिता ड्यूक लीटो की तरह काले थे और आईब्रो उसके नाना की तरह थे जिसका अभी नाम नहीं लिया जा सकता। पॉल की पतली नाक, हरी आंखें जो उसके दादा ड्यूक की तरह थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मोयम कहती है जेसिका तुम्हें पता है ना ये टेस्ट किया जाना चाहिए। तब जेसिका ने कहा हाँ बिल्कुल ये टेस्ट किया जाना चाहिए। तब पॉल हैरान होकर अपनी माँ जेसिका को देखता है। तब बूढ़ी औरत बोलती है अब हमें अकेला छोड़ दो जेसिका। पॉल अब हेलन मोयम की ओर देखता है। उसकी माँ का इस बूढ़ी महिला के प्रति विनम्रता और उसका डर पॉल को सावधान होने का संकेत दे रहा था। उसे अपनी माँ पर गुस्सा आया क्योंकि उसकी माँ उस बूढ़ी औरत से डर रही थी। जेसिका एक गहरी सांस लेते हुए बोली पॉल यह टेस्ट जो तुम्हें मिलने वाला है यह मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखना तुम ड्यूक लीटो के बेटे हो। ये बोलकर जेसिका कमरे से बाहर चली गई। पॉल ने अपने गुस्से को काबू करते हुए उस बूढ़ी औरत का सामना किया और मन में सोचने लगा क्या कोई लेडी जेसिका से ऐसे बात कर सकता है जैसी कि वह एक नौकरानी हो। तब हेलन मोयम मुस्कुराते हुए बोली लेडी जेसिका बेने जेसिका स्कूल में
14 साल तक मेरी नौकरानी थी और वह एक अच्छी स्टूडेंट भी थी बेटा। तुम यहाँ आओ। एक आवाज पॉल के कानों में गूंजी। पॉल को जब तक कुछ समझ में आता उससे पहले वह उस आवाज को फॉलो कर रहा था। उसने सोचा कि मुझ पर वॉइस का यूज कर रहा है। वह उसके इशारे पर रुक गया और उसके घुटनों के पास खड़ा हो गया। मुहिम ने अपने गाउन में से एक हरे रंग का मेटल का बॉक्स निकाला जिसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर। उसने बॉक्स को पॉल की तरफ घुमाया और पॉल ने देखा कि एक साइड ओपन थी और ये काला और अजीब तरह से डरावना बॉक्स था। अपना हाथ इस बॉक्स में रखो, मुहिम ने कहा। पॉल डर गया और वह पीछे हटने लगा, लेकिन मुहिम ने कहा, क्या तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन इस तरह करते हो? धीरे धीरे मजबूरियों को महसूस करते हुए पॉल ने अपना हाथ बॉक्स में डाला। हाथ उस बॉक्स में डालने के बाद पहले पॉल को ठंड का एहसास हुआ और फिर उसकी उंगलियों पर हल्की चुभन महसूस हुई। उसके बाद पॉल को लगने लगा कि उसका हाथ सुन पड़ रहा हो। मुहिम ने अपना एक हाथ बॉक्स से हटाकर पॉल की गर्दन के पास रख दिया। पॉल ने वहां पर एक धातु की चमक देखी और उसकी ओर मुड़ने लगा। तभी हेलन ने कहा, फिर से वही वॉइस का यूज किया। रुको। हेलन मुहिम ने कहा, मैं तुम्हारी गर्दन पर गोम जबार रखती हूँ। गोम जबार यह एक सुई है जिसकी टिप के ऊपर जहर की कुछ बूंदें लगी हैं। अगर अपना हाथ इस बॉक्स से बाहर निकाला तो ये सुई तुम्हारी गर्दन में होगी और तुम उस जहर को महसूस करोगे। पॉल की हालत खराब होती जा रही थी। एक ड्यूक के बेटे को जहर के बारे में पता होना चाहिए। कुछ जहर तेज और कुछ जहर धीमे काम करते हैं, हेलन मुहिम ने कहा। यह तुम्हारे लिए एक नया है गोम जबार। यह केवल जानवरों को मारता है। पॉल के डर पर अब उसका गर्व हावी हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक ड्यूक के बेटे को तुम जानवर कहो? पॉल ने कहा। हेलन मुहिम ने कहा, चलो मान लेते हैं कि तुम एक इंसान हो, पर संभल जाओ। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, तुम दूर जाने की कोशिश मत करो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरा हाथ इस सुई को तुम्हारी गर्दन में अभी भी घुसा सकता है, उससे पहले कि तुम उससे बच जाओ। तब पॉल बोलता है, तुम कौन हो? तुमने मेरी माँ को धोखा कैसे दिया? मैं तुम्हारे साथ अकेला रहूं? क्या तुम होर्कनन हो? तब मुहिम बोलती, होर्कनन नहीं। अब तुम चुप रहो। पॉल अब धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। हेलन मुहिम ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है पॉल। फिर भी अगर तुमने अपना हाथ बॉक्स से बाहर निकाला तो तुम मारे जाओगे। यही एकमात्र रूल है। पॉल ने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए शरीर को शांत किया और बोला, अगर मैं जोर से पुकारूंगा तो कुछ ही सेकंड में तुम्हारे पीछे सैनिक आ जाएंगे और तुम मारी जाओगी। तब मुहिम बोलती है, सैनिक? क्या वे तुम्हारी माँ से आगे निकल पाएंगे जो उस दरवाजे के बाहर पहरा दे रही है? उस पर भरोसा करो। तुम्हारी माँ ने भी इस परीक्षा को पास किया है। अब तुम्हारी बारी है। आप इस टेस्ट को पास करो और सम्मान पाओ। हम शायद ही कभी मेल चिल्ड्रन को यह टेस्ट देते हैं। इस टेस्ट की जिज्ञासा ने पॉल के डर को थोड़ा कम कर दिया। पॉल ने सोचा, अगर यह सही में एक टेस्ट है या जो भी ये है, तो वह जानता था कि अब उसमें वह फंस गया है। अब उसे अपनी माँ के द्वारा सिखाई गई एक प्रार्थना याद आ गई जो डर के खिलाफ लड़ने में काम आती है। मुझे डरना नहीं चाहिए। डर माइंड किलर है। डर जो पूरी तरह से विनाश लाता है। मैं अपने डर का सामना करूंगा। मैं इसे अपने ऊपर से और मेरे अंदर से होकर गुजरने दूंगा और जब यह गुजर जाएगा तो मैं इसके रास्ते को अंतरात्मा से देखूंगा। जब यह डर चला जाएगा तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैं ही रहूंगा। और पॉल अब शांत हो गया। मुहिम ने कहा, तुम में साहस है लड़के, ये तो मानना पड़ेगा। तुम्हें बॉक्स के अंदर अब हाथ में दर्द महसूस होगा, लेकिन हाथ वापस खींचा तो मैं अपने गोम जब्बर को तुम्हारी गर्दन में घुसा दूंगी और मृत्यु इतनी तेज होगी जैसे जल्लाद की कुल्हाड़ी से गर्दन धड़ से अलग होकर गिरती है। तब पॉल पूछता है, इस बॉक्स में क्या है? तो मुहिम बताती है, दर्द। पॉल ने अपने हाथ में झुंझुनाहट को महसूस की। अब झुंझुनाहट खुजली में बदल गई। तब बूढ़ी औरत कहती है, तुमने जानवरों के बारे में सुना है जो जाल से बचने के लिए छटपटाते हैं। यह जानवरों की बचने के लिए एक तरकीब होती है, जबकि एक इंसान जाल में बना रहता है, दर्द सहता है और मौत का नाटक करता है, ताकि वह शिकारी जब पास आए तो मौके की तलाश करके उसे मार दे और अपने जैसे लोगों के लिए खतरे को दूर कर सके। अब पॉल के हाथ की खुजली जलन में बदल गई और वह बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब ओल्ड लेडी बोलती है, यह निर्धारित करने के लिए कि तुम ह्यूमन हो या नहीं, और तुम अब चुप हो जाओ। पॉल ने अपने हाथ को कस के पकड़ लिया क्योंकि अब उसके दूसरे हाथ में भी जलन होने लग गई। यह जलन धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ के नाखून हथेली को काट रहे हैं। उसने जलते हुए हाथ की उंगलियों को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे हिला नहीं पा रहा था। यह जल रहा है। दर्द उसके पूरी बॉडी में फैल गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। हर रेसा उस जलते हुए गड्ढे से हाथ हटाने के लिए चिल्ला रहा था। उसकी दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया सिवाय उस हाथ के जो दर्द में डूबा हुआ था। उसके होठ इतने सूख चुके थे कि उन्हें अलग करना भी मुश्किल हो रहा था। पॉल को लगने लगा कि उसके हाथ की स्किन काली पड़ गई है। हाथ का मांस कुरकुरा हो गया है
और केवल हड्डियां ही बची हैं। तब एकदम से वह दर्द रुक गया, मानो जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। तब बूढ़ी औरत ने बड़बड़ाते हुए कहा, बेने जेसिड की कोई भी महिला कभी भी इतना दर्द नहीं झेल सकी। मैं चाहती थी कि तुम फेल हो जाओ। और महिम ने गोम जब्बर हटा लिया। अपना हाथ बॉक्स से निकालो पॉल और इसे देखो। पॉल ने सोचा कि बॉक्स में से एक जला हुआ हाथ निकलेगा। उसने अपना हाथ बॉक्स से बाहर निकाला। उसने हैरान होकर देखा, उसके हाथ पर कोई भी निशान नहीं था। उंगलियों को मोड़ा, हाथ हिलाकर देखा, उसका हाथ एकदम सही था। मुहिम ने कहा, इस बॉक्स के रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन ये सीक्रेट बॉक्स है। पॉल ने अपने हाथ की उंगलियां खोली और उसमें 4 खून के निशान देखे। तब पॉल कहता है, तुमने मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही किया था। तब मोयम कहती है, कभी किसी छलनी से रेत छानी है। हम बेने जेसिड ही ऐसे ही लोगों को छान कर इंसानों को ढूंढते हैं। मैंने तुम्हें दर्द में देखा बेटा। दर्द केवल इस टेस्ट की धुरी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे तौर तरीकों के बारे में बताया होगा। मैं तुम्हारी माँ द्वारा दी गई शिक्षा की शाइन तुम में देख सकती हूँ। मोहिम ने अपने मन में कहा, यह सच है। क्या यह वह हो सकता है? पॉल ही क्वेजा खेदराज हो सकता है। और फिर पॉल को घूर कर देखा, क्योंकि पॉल भी इस सच्चाई को महसूस कर सकता था। तब मोहिम ने अपने उत्साह को शांत किया। मोहिम ने कहा, क्या आप दूसरों की बातों में सच्चाई को पहचान सकते हो पॉल? तब पॉल कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तब मोहिम बोलती है, शायद आप ख्वाजा खेदराज हो। आओ मेरे पास बैठो बेटा। तब पॉल कहता है, मैं खड़ा ही रहना पसंद करूंगा। उसके बाद मोहिम जोर से बोलती है, तुम मुझसे थोड़ी नफरत करते हो है ना जेसिका? तब दरवाजा खुलता है और जेसिका अंदर आती है। पॉल को देखते ही उसको रिलीफ मिला और अब जेसिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसका बेटा पॉल जिंदा था। इस एग्नी प्रोसेस में पॉल की जान भी जा सकती थी। जेसिका, क्या तुमने कभी मुझसे नफरत करना बंद किया है? हेलेन मोहिम ने पूछा। जेसिका ने कहा, मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ और नफरत भी। मोहिम ने कहा, उस दरवाजे को बंद करो और ध्यान रखो कि कोई हमें बाधित ना करे। पॉल ने अपनी माँ की ओर देखा। उसने सच कहा था, उसकी माँ ने भी इस टेस्ट को पार किया था। उस प्रोसेस के पीछे जो भी पर्पज हो, पर यह प्रोसेस काफी दर्दनाक और डराने वाला था। पॉल अभी भी नहीं जानता था कि इस टेस्ट का पर्पज क्या है, पर पॉल ने सभी बाधाओं को पार किया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, किसी दिन बेटा तुम्हें भी ऐसे ही किसी दरवाजे के बाहर खड़ा होना पड़ सकता है। तब पॉल पूछता है, तुम इंसानों की परीक्षा क्यों लेते हो? तब मोहिम बोलती है, तुम्हें आजाद करने के लिए। एक समय था जब ह्यूमन ने सोचा कि ये अपने सभी सोचने वाले काम एआई मशीनों को दे दे, इस उम्मीद में कि वो इन सब से फ्री हो जाएंगे। लेकिन जिनके पास वो एआई मशीनें थी, उन्होंने दूसरों को गुलाम बना लिया। पॉल ने कहा, मनुष्य के दिमाग की तरह सोचने वाली मशीन नहीं बनाओगे। मोहिम ने कहा, सही कहा। बटलेरियन जिहाद और ऑरेंज कैथोलिक बाइबल के अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल सही कहा। क्या तुम मेंटाड के बारे में जानते हो? तब पॉल कहता है, मैंने थूफिर हवत के साथ स्टडी की है। बटलेरियन जिहाद के बाद जब एआई मशीनों पर बैन लग गया और सभी ह्यूमन को एआई मशीनों पर उनकी निर्भरता को खत्म कर दिया गया, तब इसके बाद ह्यूमन माइंड को और विकसित करने के लिए मजबूर कर दिया गया और ऐसे स्कूल बनाए गए जो ह्यूमन माइंड और उनके टैलेंट को ट्रेन कर सके, जैसे बेने जेसिड स्कूल। ओल्ड लेडी ने कहा, हमारे पास उन प्राचीन स्कूलों में से अब 2 मुख्य स्कूल बचे हैं, एक बेने जेसिड और दूसरा स्पेसिंग गिल्ड। स्पेसिंग गिल्ड जो प्योर मैथमेटिशियन वाले हैं और बेने जेसिड जो एक अलग काम करता है। तब पॉल कहता है, पॉलिटिक्स। तब बूढ़ी औरत कहती है, कुल वलात, और जेसिका की तरफ देखती है। तब जेसिका कहती है, मैंने इसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हेलेन मोयम ने अपना ध्यान फिर से पॉल की ओर दिया। तुमने बहुत कम समय में यह बात समझ ली, ये काबिले तारीफ है। ये सब राजनीति है। बेने जेसिड स्कूल उन लोगों ने बनाया जो मानते थे इंसानों के बेहतर भविष्य के लिए इंसानों को अलग किया जाना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेट हाउस के ग्रेट लोग हैं, उनको ब्रीडिंग प्रोग्राम के तहत ग्रेट हाउस में ब्रीडिंग करवाई जाए और इंसानों के फ्यूचर में सुधार लाया जा सके और उन पर कंट्रोल किया जा सके। तब पॉल कहता है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया है कि बेने जेसिड स्कूल में बहुत सारी ऐसे बेने जेसिड थी जिसको उसके वंश और उसके पूर्वजों का पता नहीं था। तब मोहिम कहती है, जेनेटिक्स और ब्लड लाइन हमेशा ही हमारे रिकॉर्ड में रहती है। आपकी माँ जानती है कि वह एक बेने जेसिड वंश की है और उसका जेनेटिक स्टॉक एक्सेप्ट करने योग्य है। पॉल ने फिर पूछा, फिर वह क्यों नहीं जानती कि उसके पेरेंट्स कौन हैं? तब मोहिम बताती है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं। हम बेने जेसिड को उनके क्लोज रिलेटिव और ग्रेट हाउस के साथ ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ी प्रभावी हो। पॉल अब धीरे धीरे उस टेस्ट के सदमे से बाहर आ रहा था और मोहिम से पूछता है, आपने कहा था कि शायद मैं क्योजा खेदराज हूँ। तब मोहिम उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए बोलती है, बेटे क्या आप ट्रुथ शेयर और स्पाइस मेलांग के बारे में जानते हो? तब पॉल बोलता है,
हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था। आप उसे अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए लेते हो, जिससे आप झूठ का पता लगा सको। तब मोयम कहती है, क्या आपने कभी सच्चाई को सेंस किया है? यह ड्रग बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यह इनसाइट देती है। जब एक ट्रुथ शेयर इसको लेती है तो अपनी यादों की अतीत में बहुत सारे पहले इसको देख सकती है, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं की यादों और उनके अतीत को ही देख सकती है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक कोई बेने जेसिड नहीं देख पाई है, और वहां जाने से सभी बेने जेसिड सिस्टर को डर लगता है। यह कहा जाता है कि एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जो स्पाइस मेलैंग का यूज करके अपनी इनसाइट को जगाएगा, और वो वहां तक देख पाएगा जहां तक हम देखने से डरते हैं, और वो पुरुष और महिला दोनों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकेगा। तब पॉल कहता है, क्वाजाक हेदरात। तब मोहिम कहती है, हाँ, क्वाजाक हेदरात। बहुत से लोगों ने स्पाइस मेलांग को लेने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी क्वाजाक हेदरात बनने में सफल नहीं हुआ है, और सब के सब मारे गए। तो दोस्तों, ये था ड्यून बुक का पहला चैप्टर। मैं इसका दूसरा चैप्टर जल्दी लेके आऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।